हेलो बेटा, एग्जाम कैसे गया 10th का? घबराओ मत, अब मैं मदद करूँ। नमस्कार सभी को, द फ्लैश एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं तुहिन मंडल सर, ठीक है, डायरेक्टर द फ्लैश एकेडमी, आपकी हेल्प करने वाला हूँ। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं या कुछ पेरेंट्स भी मुझे इस वक्त सुन रहे होंगे, अगर आपका बच्चा क्लास 10 में पढ़ रहा है और आगे क्या सब्जेक्ट ले, किस जगह से पढ़े, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, है ना। क्या स्ट्रीम सेलेक्ट करें हम लोग, एडिशनल सब्जेक्ट क्या लें, किस स्कूल से पढ़वाएं, कोचिंग कौन सा ज्वाइन करें, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आज की वीडियो में आपको देने वाला हूं। ध्यान रहे, बहुत पावरफुल वीडियो है, बहुत रिसर्च के बाद ये वीडियो हमने बनाया है। ये वीडियो आप लोगों के लिए है, पेरेंट्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, जिनका भी बच्चा 10th में से अब 11th की तरफ शिफ्ट होने जा रहा है, ठीक है। वीडियो को बहुत आराम से रखेंगे, मैं सारी बातें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं सबसे अनुरोध है, सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, अंत तक पूरा वीडियो देखें, लास्ट तक पूरा वीडियो देखें। आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना है। पेरेंट्स जो भी ये वीडियो आप सुन रहे हैं, तो इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद बच्चे का भला हो सके। कोई पेरेंट जो इस परेशानी में होंगे कि उनके बच्चे का सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस स्कूल में पढ़ाए, किस सिटी से तैयारी करें, किस कोचिंग से कराएं, क्या करियर ऑप्शन है, आगे जा कर के क्या होगा, इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, इस वीडियो के लिए हमारे मोटिवेशन हमें देने के लिए ऐसे काम हम करते रहें, हमें प्रेरित करते रहें। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और मन में जो भी आपके सवाल होंगे आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। फिलहाल 10th के बाद करियर ऑप्शन में अगर आपको सेलेक्ट करना है तो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना है। इन स्टेप को, मेरा रिसर्च ये कहता है कि ये स्टेप जो आप फॉलो करेंगे, इन स्टेप को प्रॉपर फॉलो करते हुए आपको सही रास्ता ज़रूर मिल जाएगा, सही रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले तो आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना है कि भाई आप किस स्ट्रीम में, अभी उन सब की भी बातें डिटेल में होंगी। स्टेप नंबर 2 आपको सेलेक्ट सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। स्टेप नंबर 3 इन्फॉर्मेशन अबाउट करियर ऑप्शन। कई बच्चे क्या होता है, कॉमर्स ले लेते हैं, कई बच्चे साइंस ले लेते हैं, ठीक है, और लेने के बाद उन्हें आगे क्या क्या करियर ऑप्शन है इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। वही जो ट्रेंड में है, 1-2 वो जानते हैं, बाकी उसके सिवा उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और ये उनके लिए सबसे बड़ा दिक्कत वाली बात होती है, क्योंकि अगर बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है तो उसके पास करियर ऑप्शन क्या क्या होंगे ये उसके पास जानना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत पावरफुल वीडियो होने वाली, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। स्टेप नंबर 4 स्कूल सेलेक्ट करेंगे। स्कूल सिलेक्शन का मतलब यहाँ अलग है। आप हो सकता है कई लोग किसी स्कूल में होंगे तो वही स्कूल में रह के कैसे तैयारी करें। हो सकता है कई बच्चे अपने सिटी से दूसरे सिटी में जाना चाह रहे होंगे स्कूलिंग के लिए, वहाँ पर क्या होगा, स्कूल कौन सा करें, रेगुलर की डमी स्कूल, इस तरीके के सवाल जो मन में आते हैं वो चीज़ें। 5वां सेलेक्ट कोचिंग। कोचिंग का सिलेक्शन आपको करना है, ठीक है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, ये सारे सवाल होंगे। और 6th स्टेप जो होगा, ये पेरेंट्स के लिए मेरी मैसेज रहेंगे। आपको इन 11th-12th में बच्चा जब पढ़ रहा होता है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और स्टूडेंट के लिए ठीक वैसे ही स्टूडेंट के लिए स्टेप नंबर 7 होगा कि स्टूडेंट किन बातों का ध्यान रखें। तो ये कुछ स्टेप है जिन्हें आपको फॉलो करना है और तब जा कर के आप 11th की तैयारी में जुट सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल तो ये हो गया, 10th तो हो गया, अब आगे क्या करूँ, आगे क्या करूं, इस सवाल का जवाब तो देखो फ्यूचर टेंस है, भविष्य में क्या होने वाला है वो तो विधाता के हाथ में है, विधाता ही जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम अपने करियर को सिक्योर करने की कोशिश में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, कौन सा सब्जेक्ट लिए, ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। 10th तो हो गया, अब आगे क्या करूँ में, सबसे पहला आपको काम करना है, स्ट्रीम सेलेक्शन करना है। स्ट्रीम सेलेक्शन बोलने का मतलब क्या है कि आप बायोलॉजी लेंगे, कि आप मैथमेटिक्स लेंगे, कि आप बायो प्लस मैथ्स लेंगे, ये भी आपके पास ऑप्शन होता है, या आप कॉमर्स ले सकते हैं, या आप ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में करियर बना सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं बेटा, डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। मैं अभी जो भी पॉइंट्स पे बात करूँगा ये बिल्कुल ट्रेंडिंग, या बोलना चाहिए कि बहुत मोस्ट कॉमन टॉपिक्स है, उनको मैंने कवर अप किया है यहाँ पर। बहुत रेयरर कोर्सेज भी होते हैं 10th के बाद,
है ना, कुछ और भी बहुत सारे अदर्स एग्जाम्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो जो चीज़ें ट्रेंडिंग है, जो चीज़ें ज़रूरी है, मैंने उन पॉइंट्स को यहाँ पर कंसिडर किया है। तो आपको पहले तो स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। आप बायोलॉजी स्ट्रीम में जा सकते हैं, मैथमेटिक्स स्ट्रीम में जा सकते हैं, बायो प्लस मैथ्स दोनों स्ट्रीम में एक साथ काम कर सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हैं, एग्रीकल्चर ले सकते हैं, या कोई डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। अगर मैं कहूँगा बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, तो पहले तक ये होता था कि उनको मैथ्स या बायो ले लिया जाता था, थोड़ा वीक बच्चा हो तो कॉमर्स, और वीक बच्चा हो ह्यूमैनिटीज़ डाल दिया जाता था। आजकल ऐसा कुछ नहीं है। देखो सारे ही स्ट्रीम जो है अपने आप में एक सिक्योर करियर की तरफ लेते हैं। हार्ड वर्क सब में करना है, मेहनत सब में करनी है, एग्ज़ाम सब में देनी है, लंबी पढ़ाई का दायरा सब में है, लंबी पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, तब जाके करियर सिक्योर होता है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बच्चा बायोलॉजी या मैथ्स ले लेता है तो उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी, वो करियर में आगे बढ़ जाएगा और बाकी लोग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज सभी में। हाँ, हालांकि मैं ये बोलता हूँ कि बायोलॉजी और मैथमेटिक्स इन सारे स्ट्रीम से कुछ ज़्यादा मेहनत करवाता है, साइंस स्टूडेंट से कुछ ज़्यादा मेहनत करवाता है, तो उनके अंदर एक डिसिप्लिन ऐसा देखा गया पढ़ाई को लेकर के, इसीलिए क्योंकि इनके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो टफ होते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्स होते हैं उनमें आजकल, जैसे कि अगर यूपीएससी की बात करूँ, सीजीपीएससी की बात करूँ, तो उसमें बायोलॉजी और मैथमेटिक्स से सेलेक्ट होने वाले बच्चों का जो रेशियो है वो अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनको थोड़ा सा हार्डवर्क करने की आदत हो जाती है। फिर भी मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको स्ट्रीम का सेलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग। मैं डिप्लोमा करने की सलाह जनरली बच्चों को नहीं देता। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जिस वजह से वो रेगुलर नहीं जा सकते, तो वो डिप्लोमा कोर्सेज़ की तरफ बेशक जाए। लेकिन अगर हाँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपका बच्चा एवरेज स्टूडेंट भी हो, पढ़ाई में ठीक ठाक भी हो, नटखट जरूर होगा, इस उम्र में बच्चा नटखट होता ही है और वो होना ज़रूरी है। थोड़ा बहुत बदमाशी बच्चा अगर ना करे तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो आप जो है इन स्ट्रीम की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक। इन स्ट्रीम में बढ़ने के बाद आपके पास कुछ सब्जेक्ट जो होंगे स्ट्रीम के वो फिक्स होते हैं, रेगुलर होते हैं, और कुछ एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं। तो वो हम लोग देखेंगे। अब आपको करना है सिलेक्शन किसका, सब्जेक्ट का। बायोलॉजी अगर आप लेते हैं स्ट्रीम, तो आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ता है। बात समझ में आ रही? बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक। उसके अलावा लैंग्वेज रहेगा, इसके अलावा एडिशनल सब्जेक्ट रहेंगे। लैंग्वेज रहेगा और क्या रहेगा बेटा, एडिशनल सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स अगर स्ट्रीम में जाते हैं तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लैंग्वेज और एडिशनल सब्जेक्ट रहेंगे। बायो और मैथ्स लेते हैं तो मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको लेना पड़ेगा, लैंग्वेज होगा और एडिशनल सब्जेक्ट होगा। बायो मैथ्स बहुत सारे बच्चे यूजुअली लेते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि दोनों स्ट्रीम जो है वो थोड़ा सा बाकी बच्चों से ये सबसे ज़्यादा मेहनत कराता है, क्योंकि आपके पास बायोलॉजी भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, और आपके पास दो रास्ते हो जाते हैं। आप बायो की तरफ भी बढ़ सकते हैं, बायोलॉजी के करियर की तरफ, और या फिर मैथमेटिक्स से जो भी कोर्सेज होते हैं, जो भी एग्जाम्स होते हैं, आप उस तरफ भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, ठीक है, अकाउंटेंसी, लैंग्वेज और एडिशनल सब्जेक्ट। ह्यूमैनिटीज़ में साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, सोशोलॉजी, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। लैंग्वेज तो होता ही होता है, साथ ही साथ एडिशनल सब्जेक्ट। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर स्टडीज़ होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट उसमें होते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट होगा, और इन चीज़ों की आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। तो सबसे पहला काम बच्चों आप क्या करेंगे, या पेरेंट इस बात का ध्यान रखेंगे कि बच्चा स्ट्रीम सेलेक्ट कर ले। स्ट्रीम सिलेक्शन बोलने का मतलब बायोलॉजी लेकर के मोटा मोटी तौर पर डॉक्टर या मेडिकल की करियर में जाना है, मैथमेटिक्स लेकर के इंजीनियर करियर में जाना है, कॉमर्स लेगा तो सीए, सीएमए, सीएस, ये सारी चीज़ें भी है। आगे बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें भी है। इस तरीके से पहले आप स्ट्रीम सेलेक्ट करें और उसके बाद सब्जेक्ट का चुनाव करें। सब्जेक्ट का चुनाव करते हुए ये तो फिक्स है, जो मैंने येलो में दिखाया है वो सब्जेक्ट तो फिक्स है। गाड़ी अटकती है इन एडिशनल सब्जेक्ट में। एडिशनल सब्जेक्ट कौन सा लेना है, 10 तो हो गया। अब आगे क्या के सवाल में एडिशनल सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम पे इन बातों का ध्यान रखना है। किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले वो जो एडिशनल सब्जेक्ट होगा वो इजी टू स्टडी होना चाहिए। जो आपके येलो कलर में मैंने कोर सब्जेक्ट बताए हैं वो थोड़े से टफेस्ट होते हैं, उन पे इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा ना हो। इनके कंपैरिजन जो मेन कोर्सेज हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, उनके कंपैरिजन में ये ईजी होना चाहिए, ईजी टू स्टडी होना चाहिए। दूसरा, लो एफर्ट्स। इसमें आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, समय बचाना पड़ता है, तो इसमें आपको मेहनत कम लगे वो सब्जेक्ट आपको लेना होता है अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तीसरा, इंटरेस्ट। ये सबसे बड़ी बात है।
अगर मेरे पास कोई बच्चा है एडिशनल सब्जेक्ट में उसको एआई की पढ़ाई करनी है और एआई का ऑप्शन अगर स्कूल में है तो वो क्यों ना ले, ठीक है, फिर दुनियादारी भूल जाओ। अगर कोई बच्चा वो म्यूजिक में उसका इंटरेस्ट है और एडिशनल सब्जेक्ट अगर स्कूल में म्यूजिक अवेलेबल है तो क्यों ना ले, ठीक है। वैसे ज़्यादातर बच्चे तो पीई की तरफ भागते हैं क्योंकि इसमें मेहनत बहुत कम होता है, जिस वजह से मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि मार्क्स के लालच में, ये तो 1-2 साल का खेल है, 11-12 मार्क्स के थोड़े बहुत नंबर के लालच में आप अपने करियर में आने वाले दिनों में जो पढ़ने वाले हैं उससे आप कॉम्प्रोमाइज़ न करें। अगर आपको आप कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर बनना चाहते हैं और आपको CS मिल रहा है, बिल्कुल ले लो। अगर आपको एआई में काम करना और आपके स्कूल में एआई है तो आप बिल्कुल ले लो। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो इजी टू स्टडी होना चाहिए, लो एफर्ट्स होना चाहिए, मेहनत कम लगना चाहिए उस सब्जेक्ट में, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपका जो इंटरेस्ट है, आप उस एडिशनल सब्जेक्ट में किस में आपको इंटरेस्ट है वो देखें। रिलेटेड टू मेन सब्जेक्ट और सेलेक्टेड करियर ऑप्शन। रिलेटेड टू मेन सब्जेक्ट बोलने का मतलब है, अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स फील्ड का है और उसको क्या करना है बेटा, मैथमेटिक्स फील्ड में है और उसको कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, तो उस बच्चे के लिए CS बेस्ट चॉइस है इसके अकॉर्डिंग। अगर कोई बच्चा कॉमर्स में और एडिशनल सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है और आगे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाह रहा है तो अप्लाइड मैथ्स उसको लेना चाहिए। अप्लाइड मैथ्स एडिशनल सब्जेक्ट में होगा तो उसको उसका फायदा मिलेगा। तो एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आपको 4 बातों का ध्यान रखना है, इजी टू स्टडी, लो एफर्ट्स, इंटरेस्ट अकॉर्डिंग और सेलेक्टेड टू रिलेटेड टू मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। फिर भी मैं बोलूँगा ये एडिशनल सब्जेक्ट का चुनाव बहुत ज़रूरी है, आराम से, जिसमें आपका मेहनत कम हो। इन 4 बातों का ध्यान रखते हुए आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 हमने देख लिया। स्टेप नंबर 1 था क्या बेटा, सब्जेक्ट स्ट्रीम सिलेक्शन। स्टेप नंबर 2 था सब्जेक्ट सिलेक्शन। अब हम लोग आ रहे हैं करियर ऑप्शन क्या क्या है। यस, अब करियर ऑप्शन क्या क्या है में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, आगे की पढ़ाई से लेकर के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं ये मान के चलता हूँ आप साइंस स्टूडेंट है, मैं यहाँ कॉमर्स की बात अब नहीं करूँगा क्योंकि मैं खुद साइंस फील्ड से हूँ, ठीक है। तो अब मैं साइंस की रिलेटेड जो आप बढ़ सकते हैं उन एग्ज़ाम्स के बारे में बात करने वाला, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने साइंस ले लिया, साइंस लेने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, PCB या PCM, ठीक है। PCB की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 कैटेगरी में मैंने कोर्सेज को आगे जो भी आप एग्जाम्स देंगे या जो भी आपके करियर ऑप्शंस होंगे उनके बारे में बात कर रहा हूँ। वो 2 कैटेगरी में मैंने बांटा है, एक मेडिकल और दूसरा नॉन मेडिकल। मेडिकल में एग्जाम्स होते हैं MBBS बाई नीट UG। नीट UG एग्जाम इसको कंडक्ट कराता है, इसके रिजल्ट के बेसिस पे आपको MBBS मिलता है। दूसरा BDS बाई नीट UG। BDS MBBS मतलब डॉक्टर बनना, BDS मतलब डेंटल स्टडीज़, ठीक है। BAMS, BUMS, BHMS, BA आयुर्वेदा, U यूनानी, H होम्योपैथी बाई नीट UG। ये नीट UG के थ्रू भी होता है। पैरामेडिकल के एग्ज़ाम ये नीट UG के थ्रू भी होता है, डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं और इसके कुछ अल्टरनेट एग्ज़ाम्स भी होते हैं। जैसे एम्स के पैरामेडिक का अलग से एग्ज़ाम हुआ करता था, अब वो नीट के थ्रू होने लग गया। तो ऐसे अलग अलग वेरी करता है, ये स्पेसिफिक एग्ज़ाम नहीं। B फार्मेसी PPHT के थ्रू होता है। नर्सिंग कोर्सेज होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा वेटनरी बाई नीट, वेटनरी डॉक्टर आप मतलब जो जानवर हैं उनका ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। तो मेडिकल में इतने सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें आने वाले दिनों में जो है, ठीक है, MBBS अपने आप में नो डाउट 25 लाख बच्चे अपीयर हो रहे होते हैं नीट UG में, सीट्स लिमिटेड है। इसके अलावा भी आप इन ऑप्शंस की तरफ सोच सकते हैं। इनमें से किस ऑप्शन की तरफ मैं बच्चों को रेकमेंड नहीं करता, वो नर्सिंग कोर्स होता है। रीज़न ये है, नर्सिंग कोर्स बहुत ज़रूरी है, नो डाउट कोर्स बहुत अच्छा है, लेकिन नर्सिंग कोर्सेज में सीट्स जो है कॉलेजेस के बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत ज़्यादा एनरोल हो रहे हैं और उसके बाद उनको प्राइवेट नौकरी करनी पड़ती है जिसमें सैलरी उनको बहुत कम मिलती है, ठीक है। तो जो भी बच्चा अगर इस लेवल की तैयारी कर रहा है तो मैं उसे मैं मना करता हूँ, मेरा ये मानना है। क्योंकि नर्सिंग कोर्सेज में GNM है ना, ANM ऐसे करके कोर्सेज बहुत सारे हैं, नर्सिंग कॉलेजेस बहुत सारे हैं, बच्चों को वो एडमिशन ले लेते हैं, बच्चे बहुत सारे लोन में, एजुकेशन लोन में कर भी लेते हैं और उसके बाद उनको नौकरी की अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट जॉब्स तो बहुत कम है, गवर्नमेंट जॉब तो भूल जाइए, और जो प्राइवेट जॉब्स हैं उसमें भी उनकी सैलरी बहुत अच्छी खासी नहीं होती। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा नर्सिंग कोर्स को फिलहाल। हालांकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपके घर के फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ऐसे हैं, वो सारी चीज़ें भी रहती हैं, तो वो आप अपने चीज़ों के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। फिलहाल हम 10th के बाद जो बच्चे हैं उनको तो मेन फोकस आपको किस में करना है बेटा, MBBS में करना है। मतलब ये एग्ज़ाम की तैयारी होती है, इसी के पैरेलली ये सब हो जाता है। नॉन मेडिकल एग्जाम्स की तरफ जानते हैं। एग्रीकल्चर बाई ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च,
या पीएटी के थ्रू आप एग्रीकल्चर में करियर बना सकते हैं। आईसीएआर ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है और जो पीएटी होता है ये स्टेट बोर्ड कंडक्ट कराती है, ठीक है। डिफेंस में जा सकते हैं आप, ठीक है। बायोलॉजी के लिए भी, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए भी डिफेंस में कुछ कोर्सेज होते हैं, कुछ एग्जाम्स होते हैं। एनडीए के लिए तो मैथ्स कंपलसरी है। सीडीएस है ना, एएफ कैट है ना, सीएपीएफ, आईबीएसीओ, ये सारे एग्जाम्स यहाँ पर होते हैं। इन समय समय पर आपको ऑनलाइन इसकी जानकारी अवेलेबल होती है। आप डिफेंस में अपना करियर बना सकते हैं। फोरेंसिक कर सकते हैं, यस। इन दिनों में आजकल फोरेंसिक साइंस का बहुत ज़्यादा एक वैल्यू बढ़ा हुआ है। फोरेंसिक साइंस में बच्चे करियर बना पा रहे हैं, नीट के कंपैरिजन में थोड़ा इजी होता है और बहुत सिक्योर करियर भी है। बहुत सारे बच्चे आजकल, शहरों के बच्चों को से ये देखा गया है कि उन्होंने फोरेंसिक को बहुत ज़्यादा चुनाव किया। फोरेंसिक साइंस में करना उनके लिए बहुत आसान है। बीएससी नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्स होता है, इसके आगे एमएससी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, आईआईटी जेईई के एग्जाम दे सकते हैं, इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्सेज कर सकते हैं, बहुत ऑप्शन होते हैं। बीएड कर सकते हैं। तो बीएससी के बाद ऑप्शंस और खुलने लग जाते हैं, ठीक है ना। और ये जो फोरेंसिक साइंस है ये आज के डेट में बहुत ट्रेंडिंग है। डिज़ाइनिंग के कोर्सेज भी जा सकते हैं, फैशन, एक्टिंग, म्यूजिक बाई निफ्ट से, है ना, फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन का हो गया। एनआईडी का एग्ज़ाम होता है एक्टिंग के लिए, ठीक है। और डिज़ाइनिंग के लिए भी एग्ज़ाम्स होते हैं। बहुत सारे कॉलेज डायरेक्ट भी एडमिशन लेते हैं, ये भी करियर ऑप्शन होता है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखें। लेकिन इन सब में जो मैं बोलूँ कि जो बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन है, लोग प्रेफरेंस देते हैं, वो एमबीबीएस का कोर्स होता है। रीज़न क्या है? दो चीज़ें। एमबीबीएस के कोर्स में दो फायदे रहते हैं। सारे कोर्स अच्छे हैं, सब में करियर बनाने के ऑप्शन होते हैं, लेकिन एमबीबीएस में ना एक डॉक्टर बनने के बाद एक जो वैल्यू होती है ना, एक मान सम्मान, वो बहुत ज़्यादा मिलता है। दूसरी चीज़, जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो अच्छा खासा होता है, तो कोई परेशानी इसमें नहीं होती। ये तो हो गई पीसीबी के लिए। इसके अलावा भी एडिशनल कोर्सेज होते हैं। फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का भी कोर्स आता है। बायोटेक्नोलॉजी, ये बहुत अच्छा फील्ड है, ठीक है। बायोकेमिस्ट, ये भी बहुत अच्छा फील्ड है। माइक्रोबायोलॉजी, ये भी बहुत अच्छा फील्ड है। सीयूईटी के थ्रू आप ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हैं। इनमें बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो आप सीयूईटी का एग्जाम दे करके वहाँ पर एनरोल होते हैं, तो बहुत अच्छे कॉलेजेस से आपको पढ़ने का मौका मिलता है। तो आप सिर्फ मेडिकल का टारगेट ना लेकर के चले। अगर बायो वाले बच्चे, नॉन मेडिकल कोर्सेज भी आपके हाथ में बहुत सारे हैं। तो ये तो बात हो गई थी पीसीबी से रिलेटेड। अब करियर ऑप्शन में क्या क्या है मैं पीसीएम यानी मैथ्स वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ। गौर से देखिएगा, इसको भी मैं इंजीनियर और नॉन मेडिकल हो गया, ये नॉन इंजीनियर है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग कोर्सेज में बीटेक कर सकते हैं बाय स्टेट पीईटी और आईआईटी जेईई, ठीक है। डिग्री कोर्सेज की बात कर सकते हैं। डिग्री कोर्सेज इन सीएस, आईपी, कोडिंग, एआई, इनमें आप डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं। आर्किटेक्चर का कोर्स किया जा सकता है, बीआर का एग्जाम भी होता है, ठीक है। इसके अलावा नॉन इंजीनियरिंग में एग्रीकल्चर बाय आईसीएआर, आईसीएआर में जो होता है मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ में जो भी मशीनरीज होती है उनमें मैथ्स वाले बच्चों का एग्जाम होता है। डिफेंस में आप बेशक जा सकते हैं, जो ऑप्शन वहाँ था, ठीक है। फोरेंसिक में जा सकते हैं, बीएससी कोर्सेज कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग की तरफ जा सकते हैं, फूड साइंस न्यूट्रिशन में जा सकते हैं, बायोकेमिस्ट, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ठीक है, सीयूईटी, जो भी अदर ऑप्शन वहाँ पीसीबी के लिए थे वो ऑप्शन यहाँ पे भी आपके पास खुले हुए। जो फेमस है मैंने उनको यहाँ पर कंसिडर कर दिया। तो करियर ऑप्शन क्या क्या है ये जानने के बाद स्कूलिंग की बात आ रही है। अब आपको स्कूल सेलेक्ट करना है। कैसे स्कूल सेलेक्ट करना है? स्कूल के कोर्सेज के लिए बात करते हैं। सवाल मन में ये आता है, आपने सुना होगा कुछ सालों में डमी स्कूल ट्रेंडिंग में है। ये डमी स्कूल का फैशन राजस्थान की देन है। मैं किसी भी बच्चे को, देखो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो हो गया रेगुलर स्कूल और एक हो गया डमी स्कूल। मैं किसी भी बच्चे को रेगुलर स्कूलिंग अच्छा है या डमी स्कूल अच्छा है, इस सवाल के जवाब में मैं बच्चे से पहले ये पूछता हूँ कि बेटा आपको अपना बचपन देखना है कि करियर देखना है। मैं फिर से आपको बोलूँ, मैं किसी भी बच्चे को डमी स्कूल का सलाह नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसके पास अपने स्कूल लाइफ में ये 1 से 2 साल बचे हुए हैं। 1 से 2 साल स्कूल वाली लाइफ है, वो उनके जीवन के बहुत अमूल्य समय है, बहुत कीमती टाइम होता है, और उसमें वो बच्चा स्कूल छोड़ करके सिर्फ अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता रहता है। वो भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो फ्यूचर में होने वाला है, जो होगा ना होगा वो बात की बात है, लेकिन उसके लिए अपना जो प्रेजेंट 2 साल होते हैं ये वो बच्चा दाव पे लगा चुका होता है। तो मैं किसी भी बच्चे को डमी स्कूल का सलाह नहीं देता, लेकिन हमारे ऊपर भी दबाव है, पेरेंट आके बोलता है नहीं सर हमें डमी स्कूल ही कराना है, डमी स्कूल करवाएंगे, हमको कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना है, हम रेगुलर नहीं कराना चाहते हैं। तो उस जगह पे डमी स्कूल का ऑप्शन उनके पास एक होता है, वो पेरेंट ने सोच रखा है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्ट्रेटेजी उन्हें बताते हैं।
ठीक है। अच्छा, कई पेरेंट्स की मजबूरी होती है कि बच्चे को डमी स्कूल कराना पड़ता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। रेगुलर स्कूल्स बहुत सारे ऐसे हैं, आप भी जानते हैं, ये बात झूठलाना बिल्कुल, मेरी बातों से आप इत्तेफाक रख पाएंगे, मैं जान रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ कि इस बात का क्रिटिसिज्म होगा, लेकिन फिर भी आप पेरेंट हैं, आप इस बात को जानते हैं। आपका बच्चा स्कूल जरूर पढ़ रहा होता है, लेकिन आपको एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, आपको अपने बच्चे को कोचिंग या ट्यूशन में डालना ही पड़ता है। कई स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ पर पढ़ाई नहीं, एक्टिविटीज़ ही हो रही हैं और पढ़ाई के नाम पे वो पीछे हैं, फीस वगैरह बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, पढ़ाई जिस अकॉर्डिंग होनी चाहिए वो नहीं हो रहा है। अब पेरेंट क्या करे, पेरेंट की भी मजबूरी है, उनको अपने बच्चे की सिक्योर मतलब करियर को सिक्योर करना है, वो चाहता है बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे रहे। इस आगे रखने के चक्कर में स्कूल में टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो पेरेंट किधर मूव करेंगे, डमी स्कूल की तरफ मूव करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है रेगुलर स्कूलिंग और डमी स्कूलिंग क्या होता है। रेगुलर स्कूलिंग मतलब कि ये 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें 11th प्लस 12th में बच्चा क्या करता है, मॉर्निंग आवर्स में, यूजुअली मॉर्निंग आवर्स में स्कूल जाता है, जिसमें ये सब्जेक्टिव अप्रोच में काम करता है। किस में काम करता है, सब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच मतलब स्कूल के जो एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स, 11th 12th, उस पर काम कर रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद शाम को इवनिंग आवर्स में बच्चा कोचिंग या ट्यूशन जाता है। तो ये यूजुअली रेगुलर स्कूलिंग के दौरान बच्चे का रूटीन होता है। अब डमी स्कूल में क्या होता है, देखो बच्चों, डमी स्कूल में 11th और 12th, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं डमी स्कूल, हालांकि एथिकली ये गलत है, लेकिन जो गलत हो रहा है तो भी मुझे बात करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये सब जानते हैं 11th 12th में बच्चे को रेगुलर का सर्टिफिकेशन तो मिलेगा, लेकिन बच्चे को रेगुलर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस वजह से उसका मॉर्निंग आवर पूरा फ्री है। इस मॉर्निंग आवर्स में वो बच्चा प्योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, जेई हो या नीट हो, इसकी पूरी तैयारी करता है। और शाम वाला टाइम जो है, इवनिंग आवर्स, वो क्या करता है, यहाँ पर अपने सब्जेक्टिव अप्रोच पे काम करता है, यानी कि 11th और 12th की पढ़ाई पे काम कर रहा होता है। अब बच्चों, समझने वाली ये बात है कि पेरेंट्स का रुझान डमी स्कूल की तरफ एकदम से इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया। तो आप देखेंगे तो सीबीएसई के पेपर का जो लेवल है वो हमेशा उठता जा रहा है। पहले 40% ऑब्जेक्टिव पैटर्न में एग्जाम हुआ करते थे ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो पैटर्न होता है, ऑप्शंस वाले क्वेश्चन, वो 40% वेटेज हुआ करता था। अब भारत सरकार ने नया लाया है, वो 50% तक उस वेटेज को बढ़ाना चाह रहे हैं। यानी आज से कोविड काल के पहले तक का समय जो था, उस समय तक बच्चा क्या करेगा, पहले स्कूल की पढ़ाई कर लेगा 11th 12th की, और 12th के बाद तैयारी करके ड्रॉप लेकर के, फैशन था ड्रॉप लेने का, उस समय में ड्रॉप लेकर के वो आगे की पढ़ाई करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता था। तब 12th के मार्क्स भी बहुत अच्छे आते थे, 12th में परसेंट भी बहुत अच्छे आते थे। अब समय ऐसा है बेटा, पोस्ट कोविड टाइम जो है, इसमें आपको 11th 12th तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव की तैयारी आपको साथ साथ करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो एक तो कंपटीशन से आप पीछे हो ही रहे हैं, प्लस आपके बोर्ड्स के मार्क्स पे उसका असर दिख रहा है, क्योंकि बोर्ड्स में 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो 50% अडॉप्ट होने वाला है, सब्जेक्टिव अप्रोच कम हो जाएगा। तो जो बच्चा अगर सिर्फ स्कूल की तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव की तैयारी नहीं कर रहा है, उसके लिए 12th का रिजल्ट भी खराब हो रहा है थोड़ा सा, और उसके साथ साथ कंपटीशन में भी पीछे हो रहा है। तो पेरेंट्स को लगता है जब यार हमें इन फ्यूचर यही काम करना है, तो पेरेंट्स इसीलिए डमी स्कूल की तरफ अपना रुझान बढ़ा रहे हैं। रेगुलर कोर्स तो करा ही रहे, बच्चों को 11th 12th की पढ़ाई तो हो ही रहे, साथ में उनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, उस टाइम पे वो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे होते हैं। और स्कूल में ऐसा होता है, स्कूल में सिलेबस, ये बच्चे बहुत आप महसूस करेंगे, आप पेरेंट भी जानते हैं, सुबह से बच्चा स्कूल के लिए निकलता है रेगुलर कोर्स का, ये एक ड्रॉबैक है। मैं ड्रॉबैक इसके बता रहा हूँ। रेगुलर कोर्सेज में बच्चा सुबह 5 बजे 6 बजे उठ करके अपने स्कूल जाता है, 6-7 घंटे स्कूल में बिताता है, जहाँ पर पढ़ाई होती भी है नहीं भी होती, अलग अलग स्कूल टू स्कूल वो वेरी करता है। उसके बाद बच्चा दोपहर को घर आता है, थक हार के थोड़ा सा लंच करके उसके पास 1-1.5 घंटे का रेस्ट टाइम थोड़ा सा मिलता नहीं है कि बच्चा ट्यूशन जाता है।
और ट्यूशन जाता है तो ट्यूशन में पढ़ाई हो रही, फिर रात में 8 बजे आता है, फिर 8 बजे उसको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता। उस टाइम पे जो उसके पास टाइम रहता है उसमें उसको स्कूल का होमवर्क भी करना है, कोचिंग का टॉपिक भी जो पढ़ाया गया वो भी रिवीजन करना है। तो बच्चे के लिए बहुत हेक्टिक समय होता है, बच्चे के पास टाइम नहीं मिलता। और ऊपर से मंडे टेस्ट में स्कूल में सिलेबस जल्दी जल्दी कवर हो जाते हैं, तो हर मंडे टेस्ट हो रहा होता है तो बच्चे का उतना सिलेबस भी नहीं हुआ होता, और कोचिंग में अलग टॉपिक चल रहा है, स्कूल में अलग चल रहा है, तो बच्चे के लिए ये भी एक परेशानी होती थी। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताया ना, आप जो पेरेंट्स जिन्होंने पेरेंटिंग कर रखी है 11th-12th के स्टूडेंट की, आप इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे। और जो नए बच्चे जो 10 से 11 जा रहे हैं उनके लिए ये चैलेंज जो मैंने अभी बताया वो आपको सामना करना पड़ेगा। डमी स्कूल में होता क्या है कि स्कूल का तो टेंशन है नहीं, तो बच्चे के पास पूरे मॉर्निंग आवर्स फ्री है, तो वो स्कूल के मतलब कोचिंग के अकॉर्डिंग, उनके प्लानर के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकता है। मैं फिर भी बोलूँगा, मैं अब भी रेगुलर स्कूलिंग के साथ हूँ, डमी स्कूल के साथ मैं अभी नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे का 1-2 साल रहता है हंसने खेलने का दोस्तों के साथ, वो भी आप छीन ले रहे हैं। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो मैं फिर भी, आप अपनी सुविधा के अनुसार, आप अपने बुद्धि बल का प्रयोग करते हुए, पेरेंट्स हैं, आपकी क्या ज़रूरतें हैं, बच्चे की कैपेसिटी क्या है, बच्चे का मन क्या है, इन बातों का ध्यान रखते हुए आप स्कूल का सिलेक्शन करें, रेगुलर करें या डमी करें, वो आपकी मर्जी है। जो बच्चे बाहर से, दूसरे प्रदेशों से या दूसरे है ना हमारे जिलों से या दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ में पढ़ने आते हैं या बाहर कहीं पढ़ने जाते हैं, उन बच्चों को मैं बोलूँगा कि जब आप अपने स्कूल को छोड़ करके दूसरे शहर में जा कर के पढ़ाई कर रहे हैं, तब आप ज़रूर डमी स्कूल की तरफ एक बार रुझान रखें, क्योंकि आप तो ऑलरेडी अपना जो होम टाउन का स्कूल था अपने दोस्तों को छोड़ करके कहीं जा रहे हैं, तो जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ क्यों ना डमी स्कूलिंग किया जाए, ताकि आपके पास प्रॉपर टाइम मिल जाए और उस प्रॉपर टाइम में आप 11th 12th और कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम की बात करें। ठीक है, तो ये तो आपके लिए एक ये सलाह है, ये एक रिकमेंडेशन है जो आपके काम आएगी। 5th पॉइंट देखने जा रहे हैं, किस सिटी से तैयारी करूँ। यस, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि अपने होम टाउन से निकल करके दूसरे सिटीज़ में पढ़ाई करने जाएंगे। तो इसमें आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है? एक तो भिलाई है, हमारा शहर भिलाई, दूसरा रायपुर है, तीसरा कोटा है राजस्थान, और चौथा विशाखापट्टनम है। एक एक करके मैं बात करूँगा। मैं यहाँ किसी भी शहर की तारीफ या किसी भी शहर की बुराई नहीं करने वाला हूँ। जो सच्चाई है, जो फैक्ट्स है, जो रियलिटी है, मैं उस पर बात करूँगा ताकि पेरेंट की हेल्प हो जाए। मैं पेरेंट के सपोर्ट के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो गौर से सुनिएगा। सबसे पहले विशाखापट्टनम की बात करते हैं। तो आज से कुछ समय पहले तक हमारे छत्तीसगढ़ के, और छत्तीसगढ़ के खासकर बस्तर रीजन के स्टूडेंट, बस्तर जो बेल्ट होता है, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव, अंतागढ़, जगदलपुर, ठीक है, इस रीजन के बच्चे ज़्यादातर ये पाया गया है कि वो विशाखापट्टनम की तरफ रुख करते थे, क्योंकि विशाखापट्टनम जो है उनसे बहुत लगा हुआ एरिया होता है, वहाँ से वो लोग के पास पड़ता था। लेकिन मैं ऐसा कुछ सालों में पहले, मतलब छत्तीसगढ़ में जो मतलब दक्षिण के तरफ का जो स्टूडेंट था, वो अगर बाहर पढ़ने जाता था तो भिलाई रायपुर के बजाय, कोटा के बजाय विशाखापट्टनम की तरफ जाता था। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, विशाखापट्टनम का सिस्टम अब कोलैप्स कर चुका है। कोलैप्स कर चुका है बोलने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट जो वहाँ जाकर के पढ़ रहे हैं वो अपने हॉस्टल में ही इतने परेशान बोलने का मतलब अपने हॉस्टल में इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पीछे हो जाते हैं, और बहुत सारे 12th के परसेंट में भी उनका असर देखा गया है। रिजल्ट कंपैरिजन में यहाँ से बाकी जगह बहुत अच्छे हैं। विशाखापट्टनम से बेटर रिजल्ट हमारा भिलाई प्रोड्यूस करता है, हमारा छत्तीसगढ़ प्रोड्यूस करता है। तो छत्तीसगढ़ के पेरेंट जो अपने बच्चों को विशाखापट्टनम भेजते हैं, मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा आप अपने प्रदेश में ही बच्चे को पढ़ाएं। इससे 2 फायदा होगा, आप अपने बच्चे के पास रहेंगे, बच्चे को कुछ भी परेशानी होगी तो आप उनके नज़दीक रहेंगे, पास रहेंगे, आप अप डाउन करके कैसे भी उनके संपर्क में रह सकते हैं। विशाखापट्टनम का जो सिस्टम है, हॉस्टल सिस्टम बेस्ड वहाँ पर एजुकेशन होता है, जो काफ़ी पुराना है, ठीक है, पहले से है। लेकिन हालांकि वहाँ का रिज़ल्ट जो है वो भिलाई वहाँ से बहुत अच्छा प्रोड्यूस करता है। आप यकीन माने, आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स देखें, आप सर्वे करें, आप स्कूल्स में जाएं, आप अपने घर से निकल के जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजना चाह रहे हैं, वो इस जगह से बेटर ऑप्शन भिलाई रायपुर में उन्हें मिलेगा। चाहे वो कोचिंग के मामले हो, चाहे वो स्कूल के मामले में हो, चाहे वो केयरिंग के मामले में हो, चाहे बच्चों की सिक्योरिटी के मामले हो, इस मामले में भिलाई रायपुर विशाखापट्टनम सिस्टम से तो बहुत आगे।
तो हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे, जो बच्चे विशाखापट्टनम जाते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप भिलाई रायपुर के बारे में एक बार सोचें। अच्छा, दूसरी चीज़, विशाखापट्टनम की फीस एक्सपोनेंशियली बहुत ज़्यादा है, भिलाई और रायपुर से 2 to 3 टाइम्स यहाँ की फीस ज़्यादा है। एक तो हाई फीस है, एक तो हाई फीस है, और ऊपर से रिजल्ट के मामले में, छत्तीसगढ़ के रिजल्ट के मामले में हम लोग इस यहाँ से बहुत आगे हैं। और जितने भी क्लासेस वहाँ होती हैं वो ज़्यादातर स्कूल बेस्ड क्लासेस होती है, स्कूलिंग की तरफ वहाँ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इस मामले में भिलाई, रायपुर और कोटा, आपके पास 3 ऑप्शन बचे। पहला ये तो हमने एलिमिनेट कर दिया। देखो बेटा, मैं यहाँ पर रायपुर से बेटर भिलाई को मानता हूँ, क्योंकि भिलाई जो है एजुकेशन नगरी के नाम से इसे जाना जाता है, एजुकेशन हब इसे माना जाता है, और सेंट्रल इंडिया का पुराना एजुकेशन हब जो है वो भिलाई ही रहा है। शुरू से कोचिंग के मामले में, रिजल्ट के मामले में भिलाई सबसे आगे रहा। तो रायपुर से बेटर ऑप्शन भिलाई हुआ। रायपुर और भिलाई लगा ही हुआ है, समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और बच्चे बहुत ज़्यादा, रायपुर के बच्चे भी, स्टूडेंट अच्छी पढ़ाई के लिए भिलाई की तरफ ही शिफ्ट होते हैं। रायपुर के बहुत सारे बच्चे, बल्कि रायपुर में भी वो सुविधा है, लेकिन बावजूद इसके भिलाई की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक भिलाई में एजुकेशन का एक माहौल जो होता है ना, एक कॉम्पिटिटिव का जो एक माहौल होता है, वो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलता है। भिलाई में एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है रायपुर के कंपैरिजन में। तो हमने रायपुर एलिमिनेट किया, बचा भिलाई और कोटा। देखो बेटा, कोटा और भिलाई दोनों अपने आप में बहुत चीज़ों में आगे हैं। कोटा तो हमसे बहुत आगे है। कारण क्या है कि वो एजुकेशन हब फर्स्ट नंबर में और सेकंड नंबर में भिलाई आता है। वहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, कमर्शियल इंस्टीट्यूट है, और बड़े पैमाने पे बच्चे पूरे राज्यों से जाते हैं, नो डाउट जाते हैं, ठीक। लेकिन फाइनेंशियली भिलाई जो है कोटा से 2 से 3 गुना सस्ता पड़ता है। आप कोटा में अगर एक बच्चे को 1 साल का खर्च देखें तो 2.5 से 5 लाख रुपए खर्च आता है। 2.5 से 5 लाख रुपए खर्च आता है। फीस को भी इंक्लूड मैंने किया है, और रहने खाने का खर्च तो और बढ़ भी जाता है। 1 से 2 साल का जो कोर्स होता है, अगर आप 11-12 सिर्फ कराए तो 2.5 से 5 लाख रुपए का खर्चा है, ठीक है। 2.5 से 5 मैं बोल रहा हूँ, 2.5 से 5। वहीं आप अगर भिलाई में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो 1 से, है ना, 1.5 लाख के आसपास में आप अपने बच्चे की पढ़ाई करवा सकते हैं। ये मैं एक अप्रॉक्स बता रहा हूँ, मोटा मोटा रहने खाने का सब जोड़ करके। तो फाइनेंशियली भिलाई जो है सब मामले में सबसे आगे है, तो क्यों ना भिलाई आया जाए। मैं सारे पेरेंट्स को बोलूँगा जो अपने बच्चों को बाहर बाहर भेज रहे हैं, तो एक तो हम आपके घरों का पैसा बचा रहे हैं, और भिलाई किसी भी मामले में, कहीं पढ़ाई के मामले में कहीं कमी नहीं रखता है। बच्चों के केयरिंग, पैम्परिंग के लिए मामले में हो, चाहे एक लेवल की पढ़ाई देनी हो, तो भिलाई का जो एजुकेशन सिस्टम है अपने आप में सक्षम है, योग्य है। तो आप एक बार भिलाई सिस्टम की तरफ ज़रूर सोचें। भिलाई अपने आप में इकोनॉमिकली भी, फाइनेंशियली भी आपके बच्चों पर बर्डन आने नहीं देता। और दूसरी चीज़, भिलाई के बच्चे, आप भिलाई में बच्चा अगर पढ़ रहा है तो आपके नज़दीक रहेगा। अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, तो आप उनके पास पहुंच सकते हैं। आप जानते हैं कोविड काल में कई बच्चे तो कोटा में फंसे हुए थे। एक चीज़। दूसरी चीज़, मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ फी स्ट्रक्चर की। तो भिलाई का फी स्ट्रक्चर बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत कम है। इस वजह से यहाँ एक बच्चों का बहुत बड़ा जो है एक वर्ग जो है यहाँ पर आता है। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं और पढ़ करके सिलेक्शन लेकर के जाते हैं। सिलेक्शन रेशियो भिलाई का बहुत हाई है, एक चीज़। दूसरी चीज़, न सिर्फ भिलाई में छत्तीसगढ़ के बच्चे आते हैं, ऐसा कुछ सालों में अलग अलग राज्यों से भी बच्चे आ रहे हैं। इसका मेन कारण ये है यहाँ की फ़ीस बहुत कम है और माहौल बहुत अच्छा है। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे खुद के कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम अलग अलग राज्य, महाराष्ट्र, ठीक है, बिहार, इवन उड़ीसा के भी बच्चे हमारे पास एनरोल होते हैं। इस साल तो हमने इंटरनेशनल स्टूडेंट को भी पढ़ाया है, दुबई के बच्चे हों, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे, है ना, कुछ बच्चे युगांडा से भी यहाँ पर आए हुए थे पढ़ने के लिए, वो भी 1-2 बच्चे हमारे पास एनरोल हुए हैं। कुछ दुबई के CBSE बोर्ड के स्कूल, वहाँ पे भी जो NRI स्टूडेंट होते हैं उनके CBSE स्कूल होते हैं, उन स्कूलों के बच्चे हमारे पास ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो ऐसे करके फॉरेन के बच्चों का भी रुझान हमारी तरफ बढ़ा है। तो भिलाई जो है एजुकेशन हब नगरी के नाम से जाना जाता है। आप किस शहर का चुनाव करें तो आपके पास एक बेटर ऑप्शन भिलाई भी है। बाकी चीज़ों का आप ध्यान रखें, बाकी आप अपने विवेक से, बुद्धि बल के अनुसार इन चीज़ों पे सोच सकते हैं। छठवां, कोचिंग कौन सा ज्वाइन करूँ? यस, ये बड़ा सवाल है। कोचिंग ज्वाइन करने के मामले में आपको ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है? तो मैं तो रेकमेंड करूँगा बेटा ऑफलाइन कोचिंग। क्या सलाह देता हूँ?
ऑफलाइन कोचिंग, क्योंकि एक स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर किसी बच्चे का फाइनेंशियल परेशानी है या किसी तरीके से वो कोई रीज़न से शहर में आकर के यहाँ नहीं पढ़ सकता है तो अपनी तैयारी ऑनलाइन भी कर सकता है। उनके अब तो आपके पास सुविधाएं बहुत है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में ऑफलाइन जो है वो मोस्ट प्रिफर्ड पैटर्न होता है कोचिंग का तैयारी करने का। कोचिंग ज्वाइन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये ध्यान रखें। डेमो क्लास बिफोर ज्वाइनिंग, आपके ज्वाइनिंग के पहले वो संस्था आपको डेमो क्लास प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। वो रेगुलर फैकल्टीज रेगुलर हैं कि नहीं, ये भी देखना है। क्या ऐसा तो नहीं है कि रेगुलर टीचर्स जो है लगातार छुट्टी ले रहे हैं या कभी क्लासेस हो रही हैं, कैंसिल हो रही है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फैकल्टीज रेगुलर वहाँ होते हैं कि नहीं, ठीक है। तीसरा, ऑनलाइन सपोर्ट। यस, अगर कोई बोले, कोई इंस्टीट्यूट अगर सोचे कि 100% वो ऑफलाइन ही पढ़ाएगा, ऑनलाइन नहीं पढ़ाएगा, तो आज के युग में बच्चों को ऑनलाइन सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। हर क्लास की रिकॉर्डिंग हो, हाईटेक सेटअप हो, इन बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप जिस भी संस्था से जुड़ रहे हैं वहाँ पर ऑनलाइन सपोर्ट होना चाहिए। ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि किसी रीज़न से बच्चा अगर क्लास नहीं पहुँच पाया तो उसके पास वो वीडियो लेक्चर या उसको पढ़ाने का सिस्टम, या वो रिवीजन भी बच्चा करना चाहता है पढ़ाया हुआ चीज़, तो उसके पास ऐसा कोई सिस्टम हो, ऐसी कोई वीडियो लाइब्रेरी हो जहाँ से वो अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर सकता है मल्टीपल टाइम। तो ऑनलाइन सपोर्ट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चौथा, रेलेवेंट मटेरियल। वो संस्था आपको रेलेवेंट मटेरियल प्रोवाइड करता है कि नहीं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ट्यूशन ऐसे होते हैं जो बराबर फीस तो ले लेते हैं लेकिन बच्चों को 1-2 बुकलेट या बुक की फ़ोटोकॉपी पकड़ा देते हैं और उसके साल भर कुछ मटेरियल बच्चों को प्रैक्टिस के लिए नहीं दिया जाता, ना करवाया जाता है। ये एक बड़ा ड्रॉबैक रहता है रिजल्ट को लेकर के। ईजी पेमेंट मोड, आप जो पेमेंट मोड देखने जा रहे हैं वो ईजी होना चाहिए। उस कोचिंग संस्था में EMI ऑप्शन तो होना चाहिए। भाई अगर सपोज़ किसी के घर में 3 बच्चे हैं और उनको एक ही बच्चे के कोचिंग फीस एक बार में अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी 2 बच्चे क्या करेंगे। अगर फीस का EMI ऑप्शन हो, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन हो, तो वो क्या कर सकते हैं, वो एक फीस को, कोई भी पेरेंट जो सैलरीड एम्प्लॉय है वो अपने फीस को बांट सकता है, घर के खर्चे भी चलाने। आज के डेट में खर्चा इतना बढ़ता जा रहा है, तो इजी पेमेंट मोड होना चाहिए, EMI ऑप्शन होना चाहिए उस संस्था में। आपका फीस एक बार में एक ही इंस्टॉलमेंट में ले लिया जाता है या 2 इंस्टॉलमेंट ले लिया जाता है, ये ना हो करके EMI ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। और फ्लैश एकेडमी भिलाई में पहली बार, न सिर्फ भिलाई में, छत्तीसगढ़ में पहली बार फीस का EMI ऑप्शन लेकर के आ रहा है। अगर आप को फीस का बर्डन है तो आप फीस को मल्टीपल टाइम्स पे कर सकते हैं EMI के थ्रू। नॉमिनल फीस होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बड़ी ब्रांडिंग हो रही है और बड़े ब्रांड के नाम पे आपसे बहुत सारा पैसा संस्था चार्ज कर रही है। मैं देखता हूँ 1-1.5 लाख रुपए फीस बढ़ता जा रहा है, जो कि कभी 60,000, 50,000, 70,000 फीस हुआ करता था, वो फीस आज 1.5 लाख, है ना, 2 लाख ऐसा हुआ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो नॉमिनल फीस होना चाहिए, कम फीस होना चाहिए। अच्छा, कई पेरेंट ये भी सोचते हैं कि जहाँ पर फीस कम होगा शायद वहाँ का लेवल कम होगा और जहाँ फीस ज़्यादा है शायद मेरा बच्चा वहाँ पढ़ करके ज़्यादा हाई लेवल की पढ़ाई कर सकता है। ऐसा नहीं है। इन क्राइटेरिया का ध्यान रखना जरूरी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पैसे से कभी आप शिक्षक की या संस्था की योग्यता को जज ना करें, वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों को जानें, उनके पढ़ाई का स्तर देखें और ऑनलाइन में चेक करें कि उनके पास क्या क्या तरीका है। ऑनलाइन यूट्यूब में उनके लेक्चर्स देखें और फिर जानें डाउट सेशन हो रहे हैं कि नहीं, बच्चों का डाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ देखेंगे। ऐसा तो नहीं टीचर से डाउट पूछा गया, टीचर टाइम नहीं दे रहा, ये डांट के भगा रहा है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रेगुलर टेस्ट प्रोग्राम हो रहे हैं कि नहीं। यकीन मानेंगे, मेरा जो टेस्ट सीरीज़ था फ्लैश एकेडमी का, हमने मात्र 500 रुपये में बच्चों को और बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज़ करवा के दिया। हर टेस्ट के वीडियो का रिकॉर्डिंग हमने उनको प्रोवाइड किया। एक नीट का जो वाइब होता है, नीट का जो माहौल होता है, उसको हमने क्रिएट करके दिया। आज के डेट में कोई भी टेस्ट सीरीज़ 10,000, 5,000, 12,000 इस तरीके का चार्ज लेता है। हमने उस फीस को 500 में करवा के दिया है। तो बहुत अच्छा टेस्ट होना चाहिए। हमारे टेस्ट के बाद कई लोग टेस्ट लेना स्टार्ट किए, अच्छी बात है, इससे बच्चों का ही फ़ायदा होता है। तो रेगुलर टेस्ट प्रोग्राम होना चाहिए, टेस्ट का एक पैटर्न होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप कोचिंग का सिलेक्शन करें, कोचिंग के सिलेक्शन में आपको फ़ायदा मिलेगा। अब बात करते हैं पेरेंट की। पेरेंट किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। तो सबसे पहले 11th का जो बच्चा है वो 10 से 11th आया है, अभी नया नया ये बड़ा हुआ है, इसके शरीर में हार्मोनल चेंज भी होंगे। बच्चे के शरीर में हार्मोनल चेंज भी होंगे। आपको अपने बच्चे की मानसिकता समझनी पड़ेगी। आपके लिए तो वो बच्चा है, वो छोटा है, लेकिन वो जो छोटा बच्चा है अपनी किशोर अवस्था में जाने वाला है। इस समय में बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ होते हैं, बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ हार्मोनल चेंज आते हैं, जिस वजह से बच्चे का पढ़ाई छोड़ करके मन हो सकता है बहुत जगह लग रहा हो। तो उस समय में आपको बच्चे की मानसिकता को समझना पड़ेगा और उसको सही रास्ते में बीच बीच में मेंटर करना पड़ेगा।
और बच्चे को स्ट्रीम सेलेक्ट करने के लिए कई पेरेंट बहुत दबाव बनाते हैं, ये दबाव आप उन पे ना बनाएं। बच्चे को पहले फैसला उनको लेने दें, फिर आप आपसी सहमति में उससे कंसल्ट करके बातचीत करके आप उसको किसी भी तरीके से किसी स्ट्रीम की तरफ आप ले जाना चाहते हैं उस तरफ आप धीरे धीरे करके मोल्ड करें। उस बच्चे को एक बार मौका दें, एटलीस्ट वो जो कहना चाह रहा है उस बात को सुन करके उसको एक मौका दें। और इसमें अगर आपको कोई करियर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़े तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में चल रहा है, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे पेरेंट और स्टूडेंट की काउंसलिंग कराने में। एक चीज़। तीसरी चीज़, पेरेंट इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि बच्चा 10th से जो 11th जाएगा इस पर पढ़ाई का प्रेशर इतना बढ़ने वाला है, क्योंकि मैं आपको सच्चाई बताऊं कि जो सिलेबस है 10th से 11th जाने में वो कितने टाइम्स बढ़ा है मैं एग्जैक्ट आपको बता नहीं सकता। हो सकता है वो 5 टाइम्स हो सकता है वो 10 टाइम्स हो, इतना ज़्यादा सिलेबस बढ़ चुका होता है। तो इस बच्चे को उसमें इन्वॉल्व होने में, एडप्ट होने में टाइम लगता है। कई बच्चे जल्दी अडेप्ट हो जाते हैं, उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है, कई थोड़े धीरे धीरे होते हैं, लेकिन होगा ज़रूर रेगुलर मेहनत करने पे। तो मेहनत आपको भी करना है। ऐसा नहीं कि आपने कोचिंग में डाल दिया, स्कूल में डाल दिया, आपने फीस दे दी, आपका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। बच्चे को अगर आपको अच्छा करियर देना है, बच्चे को आगे बढ़ाना है, तो उसमें आपकी भूमिका होनी चाहिए। आप ऑफिस से या काम से थक करके आ भी रहे होंगे, लेकिन आपका बच्चा कोचिंग में क्या पढ़ा है इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आपको जवाबदारी लेनी है। आपने बच्चे को पढ़ा है कि कितने चैप्टर हुए हैं, क्या क्या पढ़ा है, कोचिंग में कोई परेशानी तो नहीं है, कोई बच्चा तो तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, किसी टीचर ने तो तुम्हें नहीं डांटा। इस प्रकार की बहुत बातें आपको अपने बच्चे से करनी चाहिए। हर दिन के सिटिंग में कम से कम 10-15 मिनट आपके पास टाइम होना चाहिए जिसमें आप पढ़ाई के एकेडमिक्स से रिलेटेड बात करें, लेकिन उस एकेडमिक्स से रिलेटेड बातचीत में उसको डांटे ना कि तेरा रिजल्ट कम क्यों आया, तू पढ़ा क्यों नहीं, तेरा पढ़ता नहीं है, दिन भर मोबाइल चलाता है, ये ना करें। ठीक है, तो ये पेरेंट्स को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और स्टूडेंट के लिए मैं एक बात बताऊं, स्टूडेंट किन चीज़ों का ध्यान रखें। स्टूडेंट इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो पेरेंट है वो जो आपसे बात करना चाह रहे हैं वो आपको समझते हुए चलना है। और 10 से 11 जाने में बेटा होता क्या है, पढ़ाई छोड़ करके सब अच्छा लगता है, इस उम्र के आप पढ़ाओ में आ जाएंगे। तो आप इस वक्त में ये सोचें कि मनोरंजन के दृष्टिकोण से अगर आपका करियर खराब हो रहा है, अगर आपका पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, तो आप आने वाले दिनों में बहुत पीछे हो जाएंगे, आपके दोस्त आगे निकल जाएंगे। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अच्छा, और स्ट्रीम सिलेक्शन में मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप ये ना करें कि आपका दोस्त ये ले रहा है तो आप वो ले लें, या फला दोस्त मेरा बायो लेने वाला है तो मैं बायो लूँगा, फला दोस्त मेरा मैथ्स लेने वाला है तो मैं मैथ्स ले लूँगा, या मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ मैं कॉमर्स ले लूँगा। इस तरीके का सोच, जो पुरानी मानसिकता है, इसको निकाल दें। मैंने जो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से स्ट्रीम सेलेक्ट करें, फिर सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, फिर स्कूल, इन स्टेप के बारे में सोचते सोचते आप अपना नीश ढूंढें। आप अपने बारे में सोचें कि मैं किन सब्जेक्ट को लेकर के, किन स्ट्रीम को लेकर के सजग हूँ, है ना, किन स्ट्रीम को लेकर के मैं ये करूँ कि मैं आगे बहुत अच्छा कर सकता हूँ, ये आप सोचें। अच्छा, कई बच्चे ये होते हैं थोड़ा बहुत ड्राइंग कर रहे होते हैं, थोड़ा बहुत म्यूज़िक आता है उनको, एज अ हॉबी इन्हें आप रखें। कई बच्चे सोचते हैं कि इसमें ही करियर बनाएंगे। बेटा मैं आपको सच्चाई बताऊं, हम भारत में रहते हैं, इस देश में हॉबी को, ठीक है, अपना पैशन, जो पैशन फॉलो करना वाला बात होता है ना, हॉबी को जॉब में कन्वर्ट करना, ये सिर्फ 3 इडियट मूवी में ही होती है। जो काम पसंद का है उसको बार बार कर सकते हो, उसी को अपना जॉब बना लो। ये 3 इडियट मूवी में पिक्चरों की कहानी है बेटा, वास्तविकता ऐसी नहीं। मैं आपको सच बताऊं, जेब में पैसा होगा सारे शौक पूरे होंगे, आपका करियर सिक्योर होगा सारे शौक पूरे होंगे। तो पहले एक सिक्योरिटी रखें कि मैं इंजीनियरिंग कर लूँगा, मैं जो है मेडिकल कर लूँगा, और उसके बाद मेरे पास पीजी करने के बाद में एक सिक्योर मेरे पास प्लेटफॉर्म है, एक मेरे पास जॉब है। अब उस समय तक मेरी हॉबी जो है इसको मैं एज अ रिफ्रेशमेंट यूज़ कर ही रहा हूँ, हर बार मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब एक बार जब मैं एक स्टेबल हो चुका हूँ तो आपकी हॉबी को आप पैशन फॉलो करो, आप अपनी म्यूज़िक सीडी लाओ, अपना आर्ट एग्जीबिशन लगाओ, आप सब कर लोगे। लेकिन आप सोचोगे कि मैं आर्ट फील्ड में ही करियर बना लूंगा, तो इस सिक्योरिटी के चांसेस बहुत कम है। पढ़ाई छोड़ करके आप आर्ट, बहुत, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये करना गलत है, अपना पैशन फॉलो बंद कर दो, गाना बंद कर दो, गेमिंग बंद कर दो, वीडियोस बनाना बंद कर दो, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ करियर उसमें है, लेकिन चांसेस क्या है वो देखो। आप अपने पहले एक पैरेलली एक करियर खड़ा कर ले, उसके बाद अपने पैशन को फॉलो आप कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, लेकिन एक सिक्योरिटी तो रखो। आप पढ़ाई बंद नहीं कर सकते, पेंटिंग के लिए, डांसिंग के लिए, एक्टिंग के लिए आप पढ़ाई बंद नहीं कर सकते। आजकल के बच्चों का बहुत वो रहा है कि नहीं मेरे को मैं डिज़ाइनिंग में चला जाऊंगा, या मैं म्यूज़िक में चला जाऊंगा, मैं डांस में चला जाऊंगा, या मैं फैशन में चला जाऊंगा, ठीक है, या मैं कुछ और फील्ड हो गया जैसे इंटीरियर डेकोरेशन में मैं चला जाऊंगा, मेरा उसमें इंटरेस्ट है, ये मेरा पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई छोड़ करके बाकी इंटरेस्ट जो है आपके काम नहीं आएगा।
फिल्मों में होता है, तो फिल्मी चीज़ें ना रखें, रियलिटी को समझें, वास्तविकता को समझें और फिर आगे बढ़ें। इन सब चीज़ों में फ्लैश एकेडमी आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, हम आपके लिए इंटीग्रेटेड कोर्स का प्रोग्राम ले आए हैं। जो बच्चा रेगुलर स्कूल रहेगा उसके लिए अलग प्लानिंग है, जो बच्चा डमी स्कूल करके करना चाहता है उसके लिए अलग प्लानिंग है। लेकिन प्रॉमिस है कि 11th-12th में जो आप पढ़ेंगे, फ्लैश एकेडमी भिलाई का सर्वश्रेष्ठ कोचिंग ऑप्शन आपके लिए बनकर आएगा। बाहर से बहुत सारे ब्रांडिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन तो आपके पास फ्लैश एकेडमी होगा। ये मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि मुझे अपने फैकल्टीज़ पे पूरा भरोसा है, हमारे टीम की प्लानिंग पे पूरा भरोसा है, एक स्ट्रेटेजी पे भरोसा है और हमारे काम करने का तरीका कुछ अलग है। हमारे काम करने का तरीका जो है बाकी ट्रेडिशनल तरीक़ों से हटके है। तो आप अगर चाहते हैं, आप 10 से 11 जा रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, करियर काउंसलिंग क्या हो, कोचिंग से रिलेटेड बातें हो, तो आप दिए गए नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं, इसमें भिलाई टाइम्स चैनल का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं भिलाई टाइम्स चैनल के संपादक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मेरी पूरी द फ्लैश एकेडमी टीम को धन्यवाद देता हूं, ताकि ये वीडियो बनाने में उन्होंने मदद की और इसमें पेरेंट का हेल्प हो रहा है। अगर पेरेंट को इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिलता है, कमेंट लाइक ज़रूर करें और नीचे चैट बॉक्स में आपके कुछ और सवाल भी होंगे तो उस सवाल को आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। नमस्कार, जय हिंद। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स। जो भी चाहिए ले लेना।